Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. So, इलेक्ट्रोस्टैट्स लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करना है आज और काफ़ी बढ़िया चल रहा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स यहाँ तक 2 लेक्चर्स कंप्लीट हुए। पिछले लेक्चर्स में हम फील्ड वगैरह के बारे में बात कर लिए थे। कुछ बेसिक बेसिक कंफिगरेशन की वजह से जो फील्ड होते हैं हमने लास्ट लेक्चर में वो कवर किया। आज थोड़ा सा उसको और आगे एक्सटेंड करेंगे चीज़ों को और फिर हम आ जाएंगे फ्लक्स वगैरह वाले पार्ट में। सो ये तो चलता रहेगा एंड यस काइनेमेटिक्स भी लेक्चर्स रुके हुए थे। अब वो लेक्चर्स भी कल से आने शुरू हो जाएंगे। 3 लेक्चर्स बहुत क्वालिटी के लेक्चर्स आए थे एंड अगर आप कर भी चुके हैं तो एक बार मैं बोलता हूँ कि आप जल्दी जल्दी करते हुए थोड़े क्विक वे में बट उसको जरूर देखें और जो भी चीजें आपको नहीं लगे उसको जरूर सीखें बिकॉज काइनेमेटिक्स बहुत नॉर्मल काइनेमेटिक्स है नहीं वो। काफी बढ़िया तरह से डिजाइंड है तो आप उसको जरूर आनंद लें। अभी तक ग्राफ हो चुका है वहाँ पे तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन जो भी है वो आप देख सकते हैं एक बार जाकर। और ठीक है, इतनी बात है। कल से लेक्चर्स इसमें भी आने शुरू हो जाएंगे तो हम शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ एक सवाल था जो हमने एज अ होमवर्क दिया था तो उसको आज कवर करते हैं हम। तो हमने देखा था फील्ड ड्यू टू अ पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के एक पार्ट के वजह से फील्ड कहाँ पर, सेंटर पे। ठीक है, बहुत ऑब्वियस है, हम सेंटर पे निकालना चाह रहे हैं। तो ये मेरे पास स्फीयर है, स्फीयर को आधा किए हेमिस्फीयर और इस हेमिस्फीयर का भी एक पार्ट लिए तो ये कुछ इतना, ये जो छोटा सा पीछे क्वेश्चन दिख रहा है वो क्वेश्चन ही हमारे पास था। और अगर यहाँ पर देखें तो ये मेरा सेंटर है और यहाँ पर हम फील्ड किसी तरह से निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे इस जगह पर फील्ड निकालना चाहते हैं किसी एंगल पे। जो ऊपर का रिमेनिंग पार्ट है वो एक्चुअल में है नहीं हमारे पास। ठीक है, ये जो रिमेनिंग पार्ट ऊपर दिख रहा है वो एक्चुअल में फिगर में है नहीं तो उसको चाहें तो अपन मिटा सकते हैं। सो ये हेमिस्फीयर था और उसका ये पार्ट है। आई थिंक इसे डॉटेड से ड्रॉ करते हैं बेटर होगा। सो ऐसा कर देता हूँ। तो इसकी वजह से अगर मैं आपको फील दिखाऊं आपको कैसे सोचना चाहिए। देखो ये अपने पास ऐसा हुआ और मैं अभी बस स्फीयर बना दे रहा हूँ। एक्चुअल में आप इस वाले पोर्शन को भूल जाओ, ये नहीं है। किसी भी जनरल थीटा पे चलते हैं, सेंटर से किसी भी जनरल थीटा पे चलते हैं। इस एंगल को मान लेते हैं हमने थीटा नॉट मान लिया, इस एंगल को थीटा नॉट मान लिया जो कि फाइनल एंगल है हमारा। अब इसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे एंगल्स बनेंगे, आई थिंक आप समझ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं एलिमेंट लूँ, यहाँ पर लूँ, ये वाला एंगल अलग होगा, ये एंगल और फाइनली अपने को थीटा नॉट तक जाना है। ठीक है, इस तरह से कुछ चीजें होंगी। तो अगर ऐसा है तो किसी भी जनरल थीटा पे अगर एक आर कंप्लीट करें, किसी भी जनरल थीटा पर एक आर कंप्लीट करें तो ऐसा कुछ होगा। और यहाँ पर हल्का सा और ऊपर बढ़ जाते हैं थीटा पे जाके डी थीटा, तो एक रिंग सा ऐसा बन जाएगा। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो ये किसी थीटा पे गए और बहुत छोटा सा एंगल हम डी थीटा और आगे बढ़ गए ये। सो ये थीटा से पर जाकर डी थीटा आगे बढ़ने पे ये जो यहाँ पर अपने को एक रिंग सा बन रहा है, इस रिंग की वजह से फील सेंटर पे हम लिख सकते हैं। ऐसा ही करेंगे और फिर इसको इंटीग्रेट वगैरह करते हुए देख लेंगे जो भी चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इस पे चार्ज निकालना होगा। तो चार्ज ऑन एलिमेंट, इस एलिमेंट पे चार्ज अगर देखें बहुत आसान है। इसकी चार्ज डेंसिटी हमने को पता है, इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। और अगर इसका रेडियस देखें तो आप देख सकते हो ये डिस्टेंस कंप्लीटली आर है। तो ये वाला डिस्टेंस आर कॉस थीटा और ये डिस्टेंस आर साइन थीटा। तो ये आर कॉस थीटा, ये आर साइन थीटा, इस तरह से अपने को सोचना है। तो ठीक है, तो अगर मैं मुझे सरकमफेरेंस लिखना है तो टू पाई आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई इसका थिकनेस आर डी थीटा। तो ये हो गया मेरा डी क्यू विच इज स्मॉल चार्ज ऑन द एलिमेंट। और मुझे पता है कि रिंग की वजह से जो फील्ड होता है, रिंग की वजह से जो फील्ड होता है वो हमने पढ़ा है के क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड होल टू द पावर 3/2। इसमें कोई खास बात है नहीं। तो इस फील्ड का अगर मुझे रिजल्ट याद है तो इसकी मदद से
हम इस रिंग की वजह से सेंटर पे फील्ड लिखते हैं, आई थिंक ऐसा कुछ होगा, आपको पता होगा। तो ये फील्ड की वैल्यू लिख लेते हैं। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट इज के क्यू एक्स। क्यू के बदले हम लास्ट में वैल्यू लिख लेते हैं, तो के क्यू, क्यू की वैल्यू लिख लेते हैं। तो ये होगा कुछ सिग्मा इंटू 2 पाई, एक आर है एक आर है, सो आर स्क्वायर साइन थीटा, डी थीटा को एंड में लिखेंगे। और x, what is x? X is the distance of that point from the center of the ring, so this is r cos theta। so एक हो जाएगा r cos theta और एक d theta। और नीचे की तरफ अगर देखें तो आर स्क्वायर, एक x की वैल्यू है r cos थीटा और r की वैल्यू है r sin थीटा इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो उनका स्क्वायर करने पे वो तो 1 बन जाएंगे, और मतलब r का क्यूब बचेगा कुछ। तो ये r क्यूब बच रहा है, और ऊपर की तरफ तो ये r स्क्वायर r क्यूब ऐसा कैंसिल हो गया। और अब k की भी वैल्यू रख लो, तो k को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लेते हैं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। तो डी ई का इंटीग्रेशन विल बी ई नेट। तो अगर मुझे ई नेट चाहिए, तो दिस एम्प्लाइज ई नेट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई, सो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन साइन थीटा कॉस थीटा एंड डी थीटा। तो चाहो तो आप इसको साइन 2 थीटा वगैरह बना लो, या फिर नॉर्मल सा इसको टी मान लो, तो ये डी टी बन जाएगा। ठीक है, ये डी टी बन जाएगा। तो ऐसा ही कुछ कर लेते हैं, बेहतर होगा। तो इंटीग्रेशन हमें थीटा के साथ लिमिट लगानी है, तो जीरो से एंगल लेना शुरू करना है और थीटा नॉट तक लेना है, बिकॉज मेरे पास यहाँ से एलिमेंट, यहाँ से सर्कल लेना शुरू करूंगा, ऐसे लेते हुए यहाँ पर फिनिश करेंगे। ठीक है, सो कुछ इस तरह से हो गया। तो ई नेट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये टी हो गया, तो टी स्क्वायर बाई 2 बनेगा आई थिंक। टी स्क्वायर बाई 2 बनेगा, मतलब एक साइन स्क्वायर थीटा नॉट बाय 2, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट साइन स्क्वायर थीटा नॉट। सो ऐसा कुछ फील्ड हमारा बन रहा है ड्यू टू दिस हेमिस्फेरिकल पोर्शन ऑन द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर। तो अगर इफ, इसी से स्पेशल केस भी देख लेते हैं इसका। इफ थीटा इज 90, थीटा इज 90 और थीटा इज पाई बाई 2, किसके लिए लिख रहे हैं? हेमिस्फीयर के लिए हो जाएगा ये। थीटा अगर पाई बाई 2 कर ले, तो उस केस में पाई बाई 2 होल स्क्वायर विच इज 1, सो योर रिजल्ट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज अगेन सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना है, याद रख सकते हैं सिग्मा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। कुछ और हमेशा कहाँ पर होगा? अलोंग द बाइसेक्टर, या फिर सेंटर के, हाँ अलोंग द बाइसेक्टर ही याद रख सकते हैं, जो भी एंगल का बाइसेक्टर है उसके अलोंग ही जा रहा है। तो ये हो गया फील्ड ड्यू टू पार्ट ऑफ हेमिस्फीयर, इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, तो हेमिस्फीयर के पार्ट की वजह से फील्ड आ चुका है। अब हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं कि फील्ड ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मैं बहुत इजी इजी उस तरह की चीजें ले नहीं रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म पे, कि मैं लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट एक्स वगैरह ले लूँ, उस तरह की चीजें आप बहुत इजीली इंटीग्रेशन ही बच गया उसमें। मैं आपको थोड़ा नया तरह के क्वेश्चंस, या फिर जो थोड़े से इंटरेस्टिंग होते हैं इस फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे, उस तरह के क्वेश्चंस के साथ इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ। तो सपोज हमारे पास एक रिंग है, अगर रिंग को बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज कर दें, यूनिफॉर्मली चार्ज कर दें, अगर बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज कर दें, तो आपको पता है कि हर एक सेक्शन की वजह से जो भी फील्ड है उसके ऑपोजिट सेक्शन पे भी वही फील्ड है, तो ओवरऑल फील्ड कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल फील्ड कैंसिल हो जाता है अगर रिंग की वजह से बात करें। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि रिंग अगर यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये बस मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, मैं इसमें बहुत अच्छी चीजें आगे इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो अगर मुझे मान लो कि किसी थीटा एंगल को कट कर दिया गया, यहाँ से कुछ इस पार्ट को कट कर दिया, मतलब अब ये पार्ट नहीं रहा। तो अगर ये पार्ट नहीं रहा, तो फील्ड किसकी वजह से, बाकी सारे तो कैंसिल कर जाएंगे, बट ये जो पीछे वाला पोर्शन है इसकी वजह से फील्ड रह जाएगा। तो आप इसका सॉलिड एंगल, जो कि हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे,
तो इस वाले पोर्शन की वजह से जो भी अगर ये बहुत छोटा सा पोर्शन है तो आप उसको पॉइंट चार्ज मान लो, अदरवाइज आप सॉलिड एंगल का कंसेप्ट यूज करते हो, इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड वगैरह लिख सकते हैं। तो ये सॉलिड एंगल पढ़ने के बाद हो जाएगा, बट मैं आपको बस छोटा सा आइडिया देना चाहता हूँ कि अगर सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन है और सिमेट्रिकल कॉम्बिनेशन में अगर किसी भी छोटे मोटे पार्ट को काट दिया जाए तो जो फील्ड बचता है वो हमेशा किसकी वजह से बचने वाला है, उसके ऑपोजिट, जो सिमेट्रिकल ऑपोजिट एलिमेंट है उसकी वजह से नेट फील्ड आ जाएगा कुछ इस डायरेक्शन। ठीक है, तो अभी हम इस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में इसके साथ डील नहीं करने वाले हैं, बिकॉज ये तो बहुत बेसिक हो गया। अगर मैं आपको थीटा के साथ पोलर एंगल के साथ वेरिएशन वाले थोड़े से चीजें करा दूं तो वो थोड़ी ठीक होती है। लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, अगर ये आपका चार्ज डेंसिटी है तो इस बार आप देख सकते हो कि हर जगह फील्ड एक जैसा, चार्ज हर जगह एक जैसा नहीं है। व्हाट इज थीटा हियर? थीटा इज एन एंगल विथ दिस, थीटा इज एंगल, पोलर एंगल है एक तरह से, ऐसा समझ सकते हैं। हॉरिजॉन्टल के साथ उस चार्ज का, जो यहाँ पर छोटा सा डी क्यू चार्ज है, उसका एंगल है फ्रॉम सेंटर के साथ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ। तो देखो आप इसको एक तो कर सकते हो प्योर मैथमेटिक्स मानते हुए, और थोड़ा सा, बट मैं उसके इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसके साथ चलने पे। तो मैं थोड़ा सा आपको उसमें कैसे सोचना है, फील्ड कैसे कैंसिल हो रहे हैं, कौन से फील्ड कैसे जुड़ रहे हैं, उसके साथ चलते हैं, वो थोड़ा ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, तो उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, आप ध्यान से सुनना इस चीजों को। तो इसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले तो एक्सप्लेनेशन के लिए मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाना चाहिए। एक्सप्लेनेशन के लिए सबसे पहले मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ जाना चाहिए कि चार्जेस होंगे कैसे, चार्जेस होंगे कैसे, हर जगह किस तरह से चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं इसको चार क्वाड्रेंट में तोड़ रहा हूँ और आप देखोगे किस तरह से चार्जेस होंगे। तो मुझे पता है पहले क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो इस वजह से पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव चार्ज होने वाले हैं। और पॉजिटिव चार्ज के साथ साथ मुझे पता है 0 से 90 जाने पे मेरे चार्जेस कम होंगे, मतलब यहाँ पर थोड़े ज्यादा डेंस, यहाँ पर एक दो चार्ज बना देता हूँ, यहाँ पर एक एक दो चार्ज बना देता हूँ, और यहाँ पर थोड़े ज्यादा चार्ज बना देता हूँ, मतलब यहाँ पर थोड़ा ज्यादा चार्ज था, और जैसे जैसे दूर जा रहा हूँ चार्जेस कम हो रही है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, मुझे पता है cos 90 प्लस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, तो चार्जेस नेगेटिव हो गए और माइनस साइन थीटा में कन्वर्ट हो गया है। तो मतलब 0 से 90, मतलब मैं 90 तो हो चुका हूँ, अब यहाँ से और एंगल बढ़ाऊंगा तो मेरे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ थोड़े लेस नेगेटिव चार्जेस होंगे, और यहाँ पर डेंसिटी चार्जेस की थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक है, अब आ जाते हैं 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा। सो cos 180 प्लस थीटा इज cos थीटा साथ में नेगेटिव, तो यहाँ पर भी नेगेटिव और cos है, तो थीटा जैसे जैसे मैं और आगे बढ़ाऊंगा चार्जेस कम होंगी, मतलब यहाँ पर फिर से हाईली नेगेटिव चार्जेस, और यहाँ पर एक दो नेगेटिव चार्ज, आप समझ रहे होंगे। एंड लास्ट है cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो अगर 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा की बात करें, सो वो साइन में कन्वर्ट होगा, और फिर से आपको पता है कि चार्जेस यहाँ पर ज्यादा होंगे और पॉजिटिव होंगे, और साथ में यहाँ पर लेस पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो इस तरह से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, और आप देख सकते हो कि एंगल्स भी बिल्कुल एक ही तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये बहुत इजी हो गया, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन सही से समझ रहा हूँ तो ये सवाल मेरे लिए बहुत आसान हो गया, बिकॉज मैं यहाँ पर किसी भी थीटा पे जाकर, किसी भी पर्टिकुलर थीटा पे जाकर एक छोटा सा डी थीटा का एलिमेंट अगर लूं, ये छोटे से डी थीटा की एलिमेंट लूं, तो आप समझ सकते हो इस डी थीटा की वजह से फील्ड कुछ ऐसा बन जाएगा। इस डी थीटा की वजह से फील्ड, ये बहुत छोटा सा पॉइंट चार्ज मानोगे उसको, बिकॉज बहुत छोटा सा एलिमेंट है, तो उसकी वजह से फील्ड ऐसा बन जाएगा। और आप देख सकते हो कि एंगल्स बिल्कुल एक जैसे चल रहे हैं, यहाँ पर cos थीटा चल रहा है, यहाँ पर वैल्यू क्या चल रहा है, जैसे मान लो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा ना, और यहाँ पर हम आए cos 180 प्लस थीटा विच इज अगेन cos माइनस cos थीटा, विच इज अगेन माइनस cos थीटा। मतलब यहाँ पर भी cos थीटा डेंसिटी बिल्कुल सेम है, इस पॉइंट के जैसा ही है, बस नेगेटिव है। तो यहाँ पर ये जो फील बनाएगा वो भी बिल्कुल सेम बनाएगा इसी लाइन पे।
तो अगर मैं एक की वजह से निकाल लूं तो इंटू टू करके मैं फील्ड को ऐड कर सकता हूँ। ये तो हो गया इन दो पार्ट्स के, वर्टिकली जो पॉइंट्स, सॉरी डायगनली जो दो पॉइंट लाई कर रहे हैं उनकी तरह, उनके लिए देख लिया। अब दो बचे हुए सेक्शन को देखते हैं। यहाँ पर फील्ड कैसा है, यहाँ पर जो चार्जेस है नेगेटिव चार्जेस हैं, ये फील्ड कैसे बनाएंगे आप देख सकते हो। ये फील्ड ऐसे बनाएंगे। तो मैं यहाँ से किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पे जा रहा हूँ, मान लो थीटा पे गए। आप कंफ्यूज मत होना, बार बार थीटा ले रहा हूँ मैं, बाद में फाइनल कौन सा थीटा लेना है वो बात डिसाइड कर लेंगे। अभी मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो ये क्या हो गया, कॉस 90 प्लस थीटा विच विच भी माइनस साइन थीटा। तो साइन थीटा का एलिमेंट वैल्यूज चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी साइन थीटा का ही एलिमेंट चल रहा है। अगर यहाँ से मैं ऐसा गया हूँ तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी, तो ये जो चार्ज है और यहाँ पर जो चार्ज है ये भी बिल्कुल सिमेट्रिकल है। और अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है तो एक की वजह से निकालते हैं और दूसरे के साथ ऐड कर देते हैं, दूसरे के साथ ऐड कर देते हैं, तो ऐसा कुछ हो गया। तो अब मुझे पता चल गया है इन दोनों के कंपोनेंट्स ऐसे हो गए और इन दोनों के कंपोनेंट्स ऐसे हो गए। तो अगर इनका भी नेट कंपोनेंट बनाया जाए, अच्छा इनका भी नेट कंपोनेंट बनाया जाए, तो आप इनके बीच में भी रिलेशन देख सकते हो। ये थीटा वन है, ये थीटा है। तो यहाँ पर साइन थीटा वाला टर्म था, यहाँ पर कॉस थीटा वाला टर्म था। इन दोनों के लिए कॉस थीटा वाला टर्म था, यहाँ पर साइन थीटा वाला टर्म था। और अब देख सकते हो ये थीटा वन है, ये थीटा है, ऐसा मान लेते हैं। ये वाला एंगल को थीटा वन मान लो। तो ये वाला एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा। ये वाला एंगल है 90 माइनस थीटा वन। और फिर से ये वाले एंगल को भी मैं, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि थीटा वन इज नथिंग बट 90, थीटा वन की अगर बात करें तो दोनों के एडिशन से मुझे 90 की वैल्यू मिल जानी चाहिए। बिकॉज ये वाला एंगल फिर से मैं बिल्कुल 9 सिमेट्रिकली लिया हूँ, सबके बीच के पॉइंट्स लिया हूँ। तो ये ओवरऑल 90 है, तो ये थीटा वन है, ये 90 माइनस थीटा वन। तो ये वाला एंगल फिर से उस तरह से अपन देख सकते हैं। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे। तो अगर इस तरह से चीजें हैं तो ये फील्ड, इन दोनों का नेट फील्ड और इन दोनों का नेट फील्ड इक्वल है। इन दोनों का नेट फील्ड और इसका नेट फील्ड इक्वल है। तो अगर मैं इसके कॉम्पोनेंट्स कर दूं तो एक कंपोनेंट ऐसा होगा और एक कंपोनेंट ऐसा होगा इन दो का, और इसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा और एक कंपोनेंट फिर से ऐसा होगा। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले कंपोनेंट्स कैंसिल होंगे और ई नेट इसकी वजह से बचेगा। ई नेट यहाँ पर बचेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारा आइडिया ये है कि हम एक आर्क की वजह से फील्ड निकाल लेते हैं, उसके कॉस कंपोनेंट को इनटू 4 टाइम्स कर देंगे, वो हमारा ओवरऑल फील्ड हो जाएगा। तो आर्क की वजह से फील्ड आते हैं, मैंने आपको पहले भी करा दिया है, बट थोड़ा सा वेरिएशन है थीटा के साथ, उसको करके देख लेते हैं। तो इस आर्क की वजह से, तो हमारा आइडिया ये है कि इस आर्क की वजह से फील्ड लिखेंगे, इस आर्क की वजह से फील्ड लिखेंगे, और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, मतलब इस आर्क की वजह से फील्ड लिखेंगे और इंटू 4 कर देंगे। इंटू 4 आप क्यों समझ रहे हैं, बिकॉज इस आर्क की वजह से भी इस पॉइंट पे जो इस डायरेक्शन में फील्ड आया है सेम आया है, इस आर्क की वजह से भी जो इस डायरेक्शन में फील्ड आया है सेम आया है, और इस आर्क की वजह से भी जो इस डायरेक्शन में फील्ड आया है, सब कुछ एक जैसे ही आ रहे हैं, सब कुछ एक जैसे ही आ रहे हैं। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अगर मैं इसको 30 डिग्री लिया हूँ तो ये वाला एंगल, अगर ये 30 लिया हूं तो ये भी 30 है, और ये 30 है, तो ये वाला एंगल आप बोल सकते हो 60 होगा। तो इस तरह से मैं अलग अलग वैल्यूज के साथ चल रहा हूँ और आप बहुत डायरेक्टली चीजों को समझ सकते हैं कि कौन सा एंगल कैसा है, 30 60 किस तरह से। आप एग्जाम्पल के साथ समझ रहे हैं, इंटू 4 कर रहा हूँ मैं, तो आपको ओवरऑल फील्ड देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, एक की वजह से फील्ड लिखते हैं और इंटू 4 कर देते हैं। तो एक की वजह से फील्ड कैसे लिखें, तो मुझे पता है कि एक पर्टिकुलर पार्ट की वजह से अगर मुझे फील्ड लिखना है, तो ऐसा गया मैं कुछ किसी पर्टिकुलर थीटा पे, और डी थीटा का वैसे ही एलिमेंट काट लिया। इसकी वजह से सेंटर पे जो फील्ड बनेगा, इस पे चार्ज होगा आर डी थीटा, और यहाँ पर होने वाली डेंसिटी तो लैम्डा नॉट कॉस थीटा। और ये हो गया चार्ज, और इसकी वजह से यहाँ पर ऐसा फील्ड बना होगा। इसका भी कॉस थीटा वाले कॉम्पोनेंट मुझे लेनी है, ठीक है। इसका भी मुझे कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट लेना है, तो ऐसा फील्ड आ गया कुछ। सो जो डी ई की वैल्यू है उसको लिख सकते हैं, यहाँ पर होने वाला चार्ज के, एंड चार्ज विच इज लैम्डा नॉट कॉस थीटा आर डी थीटा, और
अपॉन आर स्क्वायर, रेडियस तो आ रही है, और इसका भी मुझे कॉस कंपोनेंट चाहिए, तो मुझे डीई नहीं चाहिए, मुझे डीई कॉस थीटा चाहिए। ये वाला एंगल हमने थीटा मानते हुए चीजों को डन किया है, इस एंगल को थीटा मानते हुए चीजों को देखा है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप उसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो बहुत इजीली। तो कॉस स्क्वायर थीटा का टर्म आएगा, सो के लैम्डा नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। आई थिंक एक आर कैंसिल हो रहा है, तो एक आर ही बच रहा है। सो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, जीरो से पाई बाई टू इंटीग्रेट करना है, और इसको इंटू 4 कर देना है। तो ये ई नेट होगा उस जगह। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको इंटीग्रेट वगैरह आप कर ही सकते हो। तो इसकी वजह से अगर मैं देखूं तो पाई बाई टू, जीरो से कॉस स्क्वायर थीटा को आप एक्सपैंड कर लो, 1 + cos 2 थीटा बाय 2, इस तरह से लिख लो, और इसको फर्दर इंटीग्रेट वगैरह आप कर सकते हो। सो चलो देख ही लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड लैम्डा नॉट बाय आर, और इसका इंटीग्रेशन में अगर देखें तो 1/2 भी आ चुका है, तो हाफ को भी मैं बाहर लिख लेता हूँ। एंड वन डी थीटा विल बी योर थीटा, विच मीन्स पाई/2, एंड कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा बनेगा, एंड साइन थीटा की वैल्यू पाई/2 से 0 sin 2 थीटा वाला टर्म बनेगा एक, और sin 2 थीटा की वैल्यू 0 से पाई/2 रखूंगा तो 0 ही आएगा, बिकॉज 2 थीटा विल बी पाई एंड 0, दोनों पे 0 आने वाला है, तो वाली टर्म चले जाने वाली है अपनी। तो यहाँ से आप देख सकते हो एक ये वाली वैल्यू दिख रही है। तो ओवरऑल मुझे लिख लेना चाहिए के लैम्डा नॉट बाय, दिस इज 4 एप्सिलॉन नॉट, के लैम्डा नॉट बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, और इसको भी अपन मल्टीप्लाई कर लिया इससे 4 से, बिकॉज ये वाला 4 बच रहा है अपना बाहर पे जाए, तो के लैम्डा बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, और इसको मल्टीप्लाई कर लिए, तो हमारा फील्ड आ गया कुछ के लैम्डा नॉट बाय एप्सिलॉन, के लैम्डा नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट, कुछ इस तरह से फील्ड आ रहा है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और बिना ज्यादा मैथमेटिक्स के थोड़ा सा चीजों को एनालाइज करके आप इसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको इजीली कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के साथ भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा मजा कम आता। आप ऐसे अगर सोचते हैं तो चीजें ज्यादा आसान लगने वाली है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मतलब नेक्स्ट थोड़ा सा इसी चीज को और थोड़ा बेहतर करते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। ओके, सो ये अपना आंसर हुआ था, इसमें थोड़ा सा सुधार कर लेते हैं यार। देख लो, मेरे से कैलकुलेशन इधर उधर हो गया, आप कंसेप्ट समझ गए हो कैसे क्या है। तो आई थिंक मैंने के को दोबारा लिख दिया, मैंने पाई को ऑलरेडी कैंसिल कर दिया था, तो ये सारी चीजें एक बार इसको मैं थोड़ा सा सुधार कर देता हूँ। वैसे कोई खास बात नहीं है, आपको मेन चीज था कि आप कैसे चीजों को सोच रहे हो। तो ठीक है, फाइनल आंसर मैं आपको थोड़ा बता दूं यहाँ से कुछ। एक आर का भी टर्म था, तो ये आर का बच गया, लैम्डा नॉट आर बच रहा है, एंड 4 पाई में पाई पाई मैं कैंसिल कर रहा हूँ, और 1 × 4 भी है, तो इस 4 को मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, तो एक 4 बच रहा है, एंड आई थिंक एक एप्सिलॉन नॉट का टर्म बच रहा है, तो दिस विल बी योर आंसर। तो ये कुछ आंसर होना चाहिए, आई थिंक आप समझ गए होंगे, और खुद से भी कर लिए होंगे ऐसा कुछ। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, और हम देखेंगे कि इसी तरह की चीजों को अगर मैं सिलेंडर पे दे दूं, ठीक है, तो फील्ड एट सेंटर, फील्ड एट सेंटर ड्यू टू इनफाइनाइट सिलेंडर। अच्छा, सेंटर पे का एक्सेस पे लिखना चाहिए था मुझे, बट ठीक है। इनफाइनाइट नॉन यूनिफॉर्म, तो मैं इसका एक पोर्शन बना रहा हूँ, एक्चुअल में ये दोनों साइड से बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो बीच से मैंने कट कर दिया है ऐसे, और इस तरह से मेरे पास एक सिलेंडर है। आई थिंक एरोडोम का सवाल है ये। सो देख लो, कोई खास बात है नहीं इसमें, तो ऐसा कुछ मेरे पास रिंग है, और इस रिंग पे ऐसा कुछ रिंग है, और इस रिंग पे ये एक्सिस है, और ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, मैंने बीच से कट कर दिया है, यहाँ पर भी सेम पोर्शन है। ठीक है, ये सेम पोर्शन है, मैंने आपको दिखाने के लिए कट कर दिया है, मैं एक्सिस के किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड बताना चाहता हूँ।
इस पॉइंट पी पे फील्ड बताना चाहता हूँ। मैंने बी से कट कर दिया, एक्चुअल में ये इनफाइनाइट है। तो ठीक है, और इसमें मैं फिर से क्या कर रहा हूँ, चार्ज की डेंसिटी को डिफरेंट दे रहा हूँ। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, सेम डेंसिटी के साथ चल रहे हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस थीटा, ई वाले पॉइंट पे फील्ड अपने को देखना है। तो फिर से बहुत आसान बन जाता है ये। अगर मैं इसको हाफ इनफाइनाइट देता, सेमी इनफाइनाइट देता, तो भी बन जाता है ये। और अगर इनफाइनाइट है तब तो ये थोड़ा ज्यादा ही आसान है, बिकॉज एक कंपोनेंट तो अपने आप कैंसिल हो गया। तो आप समझ रहे होंगे कैसे हो रहा है ये। तो ये कुछ मेरा ऐसा सिलेंडर हुआ, और ये ऐसा लाइन। तो किसी पर्टिकुलर थीटा पे चलते हैं। यहां से मैंने इसको थोड़ा फ्लैट सा बनाया, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल होगा, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके साथ किसी पर्टिकुलर एंगल पे चल रहा है, तो ये ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसके साथ किसी थीटा पे चल के, ये वाला एंगल पूरा एंगल थीटा दिया है, और एक आर डी थीटा पर जाएंगे, और यहाँ से एक वायर ड्रॉ कर लेंगे। और ये वायर क्या सेमी इनफाइनाइट होगा उस पॉइंट के लिए? नहीं, ये इनफाइनाइट है, मैंने बीच से काटा है। इसके जस्ट दूसरे साइड भी ऐसा ही कुछ है। तो एक इनफाइनाइट वायर हो गया, और एक इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड लिखनी है। एक इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड लिखनी है। तो हमें पता है दो तरह के फील्ड आते हैं अगर एक इनफाइनाइट वायर है। तो इनफाइनाइट वायर की वजह से दो तरह के फील्ड आते हैं। ये मैंने एक तरह से सर्कल बनाया है, और फील्ड हमारा वायर बना रहा है। तो हमें पता है एक फील्ड ऐसा आता है परपेंडिकुलर टू द वायर, और एक आता है पैरेलल टू द वायर। इनफाइनाइट की वजह से तो एक ही बचता है। ओके, इनफाइनाइट की वजह से तो एक ही बचता है। अगर सेमी इनफाइनाइट होता तो ये नीचे वाला भी आ जाता। तो इनफाइनाइट है तब तो ये बहुत और आसान हो गया हमारे लिए, बिकॉज एक ही परपेंडिकुलर टू द वायर वाला फील्ड ही बचेगा। तो आप देख सकते हो इसकी वजह से फील्ड ऐसा परपेंडिकुलर, ये इसी के प्लेन पे है। ये इसी के प्लेन पे, मतलब ऐसा सर्कल है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, जहां से मैंने इसे कट किया है उसी सर्कल से ये कुछ इस तरह से सेंटर से पास कर रहा है लाइन, इस तरह का कुछ फील्ड है। तो आई थिंक बिल्कुल सेम चीज हो गया जो हमने पिछले क्वेश्चन पे किया है। इसकी वजह से ऐसा फील्ड आ रहा है, इस पोर्शन की वजह से, इस पोर्शन की वजह से ऐसा आएगा, ऐसा आएगा। बिल्कुल पिछला सवाल हो गया ये जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। बट इस बार क्या होगा, ये के लैम्डा बाय आर हो जाएगा। ये फील्ड आपका के लैम्डा बाय आर हो जाएगा, और कुछ भी नहीं। जैसे हमने वहां पर के क्यू बाय आर ऐसा करके कुछ किया था, यहाँ पर फील्ड जो आएगा वो के लैम्डा बाय आर आएगा, और टू के लैम्डा बाय आर लिख लेते हैं बिकॉज इनफाइनाइट है। दूसरे वाले सेक्शन की वजह से भी होगा सेम, इस जो लेफ्ट पार्ट में हमने कट के करके रखा है इस पार्ट। तो टू के लैम्डा बाय आर ऐसा कुछ फील्ड लिख लेंगे इसकी वजह से, और उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। और हमें पता है कि इस फील्ड का भी कौन सा कंपोनेंट ऐड होने वाला है, ये वाला कंपोनेंट ऐड होने वाला है, बिकॉज बिल्कुल पुराने जैसा हमारा कॉम्बिनेशन है। बिकॉज चार तरह इंटू फोर कर देंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन पे किया है, सेम वैसा ही कुछ करने वाले हैं। तो के लैम्डा बाई आर का भी मुझे कॉस कंपोनेंट लेना चाहिए। तो अगर मैं फील्ड की बात करूं तो के लैम्डा बाई आर का कॉस कंपोनेंट लेते हैं और इंटू फोर करते हैं। सो के लैम्डा बाई आर इंटू कॉस कंपोनेंट विल बी कॉस थीटा, और इसको इंटू फोर करेंगे, और दैट विल बी योर फील्ड। तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू भी वेरिएबल है, तो उसको थोड़ा सा इंटीग्रेट वगैरह कर लेते हैं, कोई खास बात उसमें बच नहीं है। तो ई नेट विल बी इंटीग्रल, के बाहर हो जाएगा, आर बाहर हो जाएगा, एंड लैम्डा की वैल्यू लैम्डा नॉट भी बाहर आ जाएगी, और कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा बनेगा फिर से, और इंटीग्रेशन फिर से जीरो से पाई बाई टू करेंगे और इंटू फोर कर देंगे फाइनली। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो देख लो आप, इस तरह के बहुत ज्यादा हैवी कैलकुलेशन से बचने के लिए इस तरह से चीजों को सोच सकते हैं। अगर आपको ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से एक्सप्लेन हुआ, अगर ये समझ में आया होगा, तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ लगा नहीं होगा। अगर आप स्टैंडर्ड चीजों से जाते तो आई थिंक हो सकता है कि थोड़े ज्यादा हैवी मैथमेटिक्स में फंसते हैं। तो ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कोई खास बात नहीं है, जैसे हमने पिछले का सवाल भी किया उसी तरह से करना है, और आप इसके आंसर के पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। मैं ज्यादा फोकस किया नहीं हूँ कि अगर मैं एक ही वायर पे नॉन यूनिफॉर्म पे लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट आर, आर इस तरह के कुछ मैं वो दे दूँ। अगर आपको लैम्डा नॉट की वैल्यू, तो उसमें आपको बस प्योर मैथमेटिक्स करना है, इंटीग्रेट ढंग से करना है। तो उसको मैं अभी ज्यादा यहाँ पर काउंट कर नहीं रहा हूँ। ये सारी चीजें थोड़ी सी सोचने लायक थी, तो मैंने इसको इंक्लूड किया है। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। अगर ये हो गया,
तो अब थोड़ा सा फोर्स वाला जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट में ब्रीफ देखा था, उसको थोड़ा सा और बेहतर वे में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी, दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स वाले चीजों को भी थोड़ा सा देखते हैं। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर ये एक चार्ज है क्यू, तो ये चारों तरफ अपने क्या बनाएगा, एक फील्ड बनाएगा। ये चारों तरफ अपने एक फील्ड बनाएगा, और इस फील्ड पे अगर एक चार्ज को रख दें, अगर इस फील्ड पे दूसरे चार्ज को रख दें, तो उस पे एक फोर्स लगेगा। और वो फोर्स क्या होगा, जो सेकेंड चार्ज आया है उसका होने वाला मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय पहले चार्ज का फील्ड, पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू। ऐसा ये हमने सीखा था। तो ये चीज हर जगह काम करती है। तो अगर मुझे ऐसा कोई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है इस वायर की वजह से, अगर इस वायर पे फोर्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पे एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा, इस एलिमेंट को पॉइंट चार्ज मानते हुए इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड लिखूंगा, इसकी वजह से यहाँ पर फील्ड लिखूंगा, और इस फील्ड को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पर होने वाले छोटे से चार्ज dq से। तो मुझे इस सेक्शन में फोर्स मिल जाएगा, और फिर मैं उसे इंटीग्रेट वगैरह कर लूंगा तो मुझे नेट फोर्स मिल जाएगा। तो लॉजिक वही रहता है जो हमने पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा है, उसको थोड़ा सा एक्सटेंडेड कैलकुलेशन फॉर्म में बढ़ा दिया जाता है। तो चलो हम कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ले लेते हैं इसमें, टफ, और बाकी जो इजी एग्जांपल है वो ऑलरेडी कम कर सकते हो। तो पहला मैं कोशिश करता हूँ, क्या ले लें, चलो फोर्स ले लेते हैं, फोर्स बिटवीन हेमिस्फीयर एंड इनफाइनाइट वायर। हेमिस्फीयर और इनफाइनाइट वायर के बीच का फोर्स देखते हैं किस तरह से होना चाहिए। सो मान लेते हैं ये मेरे पास, सो ऐसा कुछ है, ये मेरे पास एक इनफाइनाइट वायर है। इससे और आसान आसान चीजें भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सोचने में मजबूर करूँ। एंड यस, मेरे एक स्टूडेंट का भी इस चीज में डाउट था, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी लेक्चर के थ्रू उसका भी डाउट क्लियर हो जाए। सो ऐसा मेरे पास एक वायर है। तो इस पे मान लेते हैं लैम्डा प्लस लैम्डा की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और इस पे सिग्मा का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और हम फोर्स लिखना चाहते हैं ऑन दैट वायर, या फिर हम फोर्स लिखना चाहते हैं, हाँ हम लिख लेते हैं फोर्स ऑन वायर ड्यू टू हेमिस्फीयर। इस हेमिस्फीयर की वजह से वायर पे फोर्स देखना चाहते हैं, फोर्स ऑन वायर ड्यू टू हेमिस्फीयर, ये किसी तरह कैलकुलेट करना चाहते हैं। दोनों प्लस सिग्मा और एक प्लस लैम्डा का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई बिल्कुल भी खास बात नहीं है, देखना बहुत आसान पड़ेगा ये। अगर आप बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखते हैं तो फिजिक्स में आई थिंक आप सवालों को थोड़ा अप्रोच अपने आप सीख जाएंगे, थोड़े से क्वेश्चंस अगर आप करने लगेंगे तो आइडिया ऐसा है यहाँ पे कि हमें चाहिए वायर पे फोर्स हेमिस्फीयर की वजह से। तो हमें पता है एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब ये अगर एक क्यू चार्ज है, यहाँ पर दूसरा क्यू वन चार्ज है, ये क्यू टू चार्ज है, तो क्यू टू चार्ज पे अगर ऐसा फोर्स लग रहा है तो क्यू वन पे ऐसा लग रहा होगा इसकी वजह से। तो अगर मुझे फोर्स ऑन वायर ड्यू टू हेमिस्फीयर पूछा है, तो मैं फोर्स ऑन हेमिस्फीयर ड्यू टू वायर भी निकाल सकता हूँ, कोई खास बात नहीं है, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा बट इक्वल ऑपोजिट आएंगे। तो हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन को पलट देंगे बाद में। तो मैं हेमिस्फीयर पे क्यों निकाल रहा हूँ, बिकॉज मुझे उसमें सिमेट्री थोड़ी ठीक दिख रही है, उसमें मुझे सिमेट्री थोड़ी ठीक दिख रही है, इस वजह से मैं हेमिस्फीयर पे फोर्स निकालना चाह रहा हूँ, ना कि मैं फोर्स निकालना चाह रहा हूँ वायर पे ड्यू टू हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं चलो इस पे कि किस तरह से चीजों को करना है, इसके फिगर वाले पार्ट पे आते हैं, फिर इसके सोल्यूशन को देखते हैं। ओके, सो इसको करने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि किसी इस वायर की वजह से, इस वायर को एक सेमी इनफाइनाइट वायर मानते हुए, इसकी वजह से यहाँ पर जाकर, बिकॉज एक ही ऐसा वायर है ना, आप देख सकते हैं ये ऐसा वायर है, इसके इधर ऐसा हेमिस्फीयर है, तो एक पूरे रिंग पे, एक जो रिंग है उससे वायर का डिस्टेंस सेम है और सिमेट्रिक है। यहाँ पर ये जो एक रिंग काटू, अगर यहाँ पर एक रिंग काटू, हर जगह यहाँ पर एक अगर छोटा सा रिंग काटू,
तो इस रिंग का वायर से सिमेट्री पर है वो पूरा रिंग, तो उस पूरे रिंग पे फोर्स, रिंग के हर एक एलिमेंट पे फोर्स एक जैसा हो। तो सिमेट्री इस तरह से अगर ढूंढे, तो यहाँ पर थीटा पे जाके किसी भी पर्टिकुलर थीटा पे गए और फिर से एक रिंग काट लिए और हल्का सा इसको एक्सटेंड भी कर दी, मतलब थीटा पे जाके डी थीटा करते हुए एक रिंग काट लिए। आप समझ रहे होंगे और इस रिंग पे हम फोर्स निकाल लेते हैं, कोई खास बात नहीं। तो मुझे पता है ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो दो तरह के फील्ड होंगे। तो दो तरह के फील्ड होंगे, तो अगर इस रिंग को मैं ऐसा बनाऊं, तो देखो दो तरह के फील्ड होंगे, एक वायर के परपेंडिकुलर ऐसा, और एक वायर के पैरेलल। पैरेलल वाला कैसे सोचेंगे, ये ऐसे फील्ड बनाएंगे ना, ये वाले कैंसिल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा, आई थिंक आप समझ रहे होंगे, बिकॉज आपको अगर पैरेलल में ये इस पे और इसमें कंफ्यूजन आ रहा है, तो बहुत ऑब्वियस है यार कि इसकी वजह से फील्ड आ रहा होगा ये वाले रिमेनिंग पोर्शन की वजह से, तो ये तो ऐसे फील्ड बना रहे हैं ना, तो इनका कंपोनेंट ऐसा राइट में ही जाएगा। तो ठीक है, इसके पोर्शन का एक फील्ड ऐसा होगा। तो वायर के परपेंडिकुलर वाले जो फील्ड होंगे ऐसा, जो वायर के परपेंडिकुलर फील्ड है वो तो बिल्कुल आप समझ रहे हैं सिमेट्रिकली कैंसिल होंगे, ऐसे कुछ बनेंगे। और एक वायर के पैरेलल, जो वायर के पैरेलल वाली फील्ड है वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये वाले सिमेट्रिकली कैंसिल कर जाएंगे, ये वाले कैंसिल कर जाएंगे, और ये वाले जो इस तरह से हर एक पॉइंट पे लग रहे होंगे पीछे से ऐसा, ये वाले पूरे ऐड कर जाएंगे इस पूरे वायर पे। तो उस वाले को ही निकाल लेते हैं, और ये वाले का जो भी वैल्यू है इसको अपन देख लेते हैं। तो पैरेलल, ई पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला पड़े, के लैम्डा बाय आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। इसके बारे में हमने अच्छे से बात किया था, थीटा कैसे देखना है, उसका एप्लीकेशन आप यहाँ पर जरूर करने वाले हो कि थीटा कैसे देखना है। चलो ठीक है, तो इस वाले कंपोनेंट को देखते हैं। थीटा अगर यहाँ पर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, तो थीटा होता है, अगर मैं नॉर्मल केस आपको बना के दिखाऊं, तो थीटा होता था ऐसा, जो परपेंडिकुलर टू द वायर है उससे अपर एंड को जोड़ने वाला, और परपेंडिकुलर से लोअर एंड को जोड़ने वाला, ऑपोजिट सेंस, ये होता था थीटा वन थीटा टू। तो यहां पर अगर देखें, तो ये अपर एंड है, अगर हम एक तरह से सोचें, पॉइंट ये है ना, इस पॉइंट पे लिखना चाह रहा हूँ, तो अगर इस पॉइंट पे लिखना चाह रहा हूँ तो पॉइंट से परपेंडिकुलर पहले वायर पे ड्रॉप करना चाहिए, पॉइंट से परपेंडिकुलर वायर पे ड्रॉप करना चाहिए, तो चलो कर लिए। और मैं सारी चीजें लाइट बना रहा हूँ, आप ये सब फिर नहीं, ये सब बात ना हो कि फिर दिख नहीं रहा, ये नहीं है, मैं जानबूझ के थोड़ा क्लियर करने के लिए चीजों को छोटी छोटी बना रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ सुनते चलोगे तो समझ में आएगा चीज। तो एक एंगल होगा इस परपेंडिकुलर से ऐसा, जो कि ऑलमोस्ट 90 है, ये वाला एंगल परपेंडिकुलर से ऑलमोस्ट 90 है। तो थीटा वन जो हो गया, वो मान लो ये वाला 90 हो गया, तो ये जीरो लिख रही है। एक बचता है कॉस थीटा टू, तो थीटा टू को मुझे क्या लेना पड़ेगा, अगर आप देखें तो ये वाले के लिए मैं अगर ऐसा घुमाऊं इस सेंस में, तो दूसरे वाले के लिए नेगेटिव घूमना पड़ेगा, मतलब ये वाले एंगल को थीटा टू नहीं बोल सकते, इस एंगल को नहीं, इसके नेगेटिव को थीटा टू बोलेंगे, माइनस थीटा टू लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं इस एंगल पे थीटा पे गया था ना, अगर आप ध्यान से देखें, तो अपन किसी थीटा पे जाके डी थीटा लिए थे, तो अगर ये एंगल थीटा लिए थे, तो ये वाला एंगल एक तरह से 90 माइनस थीटा है, और मुझे 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा है, और 90 माइनस थीटा का भी मुझे क्या लेना है, नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑफ कॉस 90 माइनस थीटा, इसका भी नेगेटिव, तो कॉस में तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, इस वजह से पॉजिटिव हो गया, और कॉस 90 माइनस थीटा विल बी योर साइन थीटा। तो हमारा जो फील्ड बच रहा है वो है ई पैरेलल इज के लैम्डा बाय आर साइन थीटा। आई थिंक आप ये चीज समझ गए होंगे, तो फोर्स में कुछ बचा नहीं, फील्ड इज के लैम्डा बाय आर साइन थीटा। अब इस फील्ड हर एलिमेंट पे ऐसा ही फील्ड है, इस एलिमेंट मतलब इस पूरे रिंग पे के हर एक पॉइंट पे यही फील्ड है, रिंग के चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस पूरे रिंग पे फोर्स आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे चीजों को तो अपने को रिजल्ट मिल जाएगा। सो फोर्स विल बी के लैम्डा बाय आर साइन थीटा,
ये हो गया फील्ड मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन द एलिमेंट। एलिमेंट पे चार्ज लिखना कोई बड़ी बात है क्या? बिल्कुल नहीं है। ये वाला रेडियस आर साइन थीटा होगा, ये वाला एंगल को थीटा माने थे, इसको थीटा माने, तो ये आर साइन थीटा, और 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। सो 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा, ये आपका क्या हो गया? थिक एरिया मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा। सो ये आपका ओवरऑल फोर्स है, और ये छोटा सा फोर्स है इसलिए डीएफ लिख लेता हूँ, और इसको फिर मैं इंटीग्रेट कर लूंगा नेट फोर्स के लिए। तो चलो कर लो, क्या लिखना चाहिए? सो के लैम्डा बाय आर, और के लैम्डा बाय आर। अच्छा, आर यहाँ पर क्या है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, ये आर होता है डिस्टेंस ना, डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस अगर देखें तो आप देख सकते हो ये वाला डिस्टेंस आर है, तो ये डिस्टेंस आर कॉस थीटा है, और ये वाला डिस्टेंस आर साइन थीटा है, तो नीचे भी मुझे आर साइन थीटा ही लिखना चाहिए, मुझे आर साइन थीटा ही लिखना चाहिए। तो ये साइन थीटा कैंसिल है, बिकॉज डी जो होता है ना, के लैम्डा बाई डी, तो डी क्या होता है? वायर से उस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज आर साइन थीटा। तो ये साइन थीटा मुझे कैंसिल कर देना चाहिए, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ये साइन थीटा का आर ये कैंसिल हो गया है। सो के लैम्डा बाय आर ही बस फील्ड बच रहा है, और उसका फिर हमने आगे इंटीग्रेट वगैरह कर लेना है। तो देख लो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है। टोटल फोर्स के लिए थीटा का वेरिएशन है, थीटा मुझे यहाँ से लेना शुरू करना है और फाइनली यहाँ तक लेना है, मतलब मुझे 0 से 90 इंटीग्रेट करना है। तो कर लो इसको, 0 से 90, 0 से पाई बाई 2 अगर इंटीग्रेट करो तो मुझे टोटल फोर्स एफ मिल जाएगा। तो एफ नेट विल बी के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर। और यहाँ पर देख लो यार, अब ये सारे कैलकुलेशन मुझे परेशान कर रहे हैं। तो 2 पाई आर स्क्वायर, एंड ये एक आर था, ये एक आर है आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बच रहा है यहाँ पर साइन थीटा डी थीटा का, 0 से पाई बाई 2, और एक सिग्मा के टर्म्स को भी बाहर लिख लो, एक सिग्मा के टर्म को भी बाहर लिख लो। के की वैल्यू ओपन ओपन कर सकते हैं आप। सो के नेट विल बी के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर, एक आर, तो आर ऊपर ही बचेगा आई थिंक, एक आर, आर स्क्वायर और एक सिग्मा का टर्म है, और साथ में साइन थीटा का इंटीग्रेशन। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट के साथ देखूंगा तो ये 1 ही बचने वाला है। तो ठीक है, तो आपका जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है सिग्मा लैम्डा आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, दिस इज फोर्स, और डायरेक्शन कैसा है? लेफ्टवर्ड। तो ये फोर्स है किस पे? हेमिस्फीयर पे। हम पे किस पे पूछा था? वायर पे। तो ऑन वायर अगर लिखना है तो सेम मैग्नीट्यूड का होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। सो सिग्मा लैम्डा आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट टुवर्ड्स राइट, ये है ऑन वायर, ये था ऑन हेमिस्फीयर। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरह से सोचना है चीज। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप सोचें तो कोई भी एलिमेंट पे किसी की वजह से भी फोर्स वगैरह लिखने में कोई खास बात होनी नहीं चाहिए, आपको समझ में आ गया भाई कैसे लिखना है। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं, देखते हैं और आगे कैसे करना चाहिए। ओके, सो फिर से आप देख सकते हैं एक बार, ये 2 पाई शायद मिस हुआ है, तो इस 2 पाई को भी देख लो कि ये 2 पाई कैंसिल हो रहा है, सो इट इज अगेन 2। सो योर फोर्स इज ओनली 2 हियर। सो सिग्मा लैम्डा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं चीजों को, समझना कैसे है वो इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आ गया होगा चीजें कैसे देखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट थिंग इज फोर्स। और भी कोई फोर्सेस के एग्जांपल ले लेते हैं, तो फोर्स ऑन वायर ड्यू टू अनदर वायर, ऐसा ले लेते हैं, एक वायर की वजह से दूसरे वायर पे, या फिर स्क्यू वायर्स ले लेते हैं। वायर्स भी कैसे हैं? इनफाइनाइट। स्क्यू का मतलब है कि दोनों आपस में परपेंडिकुलरली रखे हुए, परपेंडिकुलर वे पे रखे हुए। तो इसमें भी कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है नहीं। ऐसा एक वायर है और इसके सामने एक ऐसा वायर रखा हो, ये बिल्कुल परपेंडिकुलर वे पे रखे। ठीक है, कुछ इस तरह से रखे, ये वाला जो है ये बिल्कुल एक परपेंडिकुलर, दोनों इनफाइनाइट है। इनके बीच में फोर्स लिखना है, ये वाले डिस्टेंस को कुछ भी रख लो, डी रख लो, एक्स रख लो, कुछ भी रख सकते हैं, ये सब इनफाइनाइट है। ठीक है, इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा 1 लिख लेते हैं, इस पे चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 लिख लेते हैं,
और इस पे फोर्स वगैरह कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखो अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं तो चीजें ज्यादा आसान होगी। तो टॉप व्यू के साथ चलते हैं। तो टॉप व्यू के साथ एक ऐसा वायर दिखेगा, और जो साइड वाला वायर है वो एक पॉइंट वायर जैसे पॉइंट सा दिखेगा। और इस पॉइंट की वजह से मुझे पता है फील्ड किसी भी पॉइंट पे कैसा आने वाला है। आपको पता है ना कि ये एक सर्कल में एक वायर है, ये पूरा सर्कल में फील्ड बनाएगा, तो उसका फील्ड कैसा जाएगा, एक ऐसा जाएगा। बिल्कुल अपने से परपेंडिकुलर वे पे निकालेगा ना ऐसा, तो इस एलिमेंट पे ऐसा फील जाएगा। इस तरह से हम एक इनफाइनाइट वायर की वजह से ऐसे ही फील बनाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही फील बना रहा होगा ये किसी भी जनरल एक्स कोई भी एक प्लेन बोल रहे थे हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ऐसा ही फील बना रहा होगा। तो मुझे इस वायर पे चाहिए जिस भी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वो रखा हुआ है, तो इस पे मुझे समझ में आ गया फील्ड फोर्स कुछ ऐसा बने, मतलब फील्ड कुछ ऐसा बने, तो फोर्स भी ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ पर चलते हैं, ये वाला डिस्टेंस डी बोला गया है, तो यहाँ से कुछ भी वाई डिस्टेंस ऊपर जाते हैं और एक छोटा सा डी वाई का एलिमेंट ले लेते हैं। तो इस पे जो चार्ज होगा डी क्यू, उस चार्ज की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टू इंटू डी वाई। और इस पे जो फोर्स का कंपोनेंट होगा, आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि ये वाले कंपोनेंट तो सिमेट्रिकली नीचे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये वाले ही ऐड होंगे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी एफ का कॉस थीटा। और डी एफ कॉस थीटा का इंटीग्रेशन मुझे बनाना है। और मुझे पता है वाई के टर्म्स में चीजों को लिखना पड़ेगा, और देख लेंगे कैसे। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख लेंगे, 10, और ये वाई है तो 10 विल बी डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया कुछ इस तरह से। सो अगर डीएफ की बात करें, सो डीएफ की वैल्यू है के लैम्डा बाय आर। सो के लैम्डा, व्हाट इज लैम्डा। अब देखो इसकी वजह से फील लिखना है तो लैम्डा वन लिखना पड़ेगा, तो के लैम्डा वन बाय आर। अब आर है इसका डिस्टेंस, पॉइंट का डिस्टेंस लिखना होता है, तो मुझे लिखना चाहिए रूट डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। टू के लैम्डा बाय आर होता है फील्ड एक इनफाइनाइट वायर की वजह से। तो ये फील्ड हो गया, और इसका भी कॉस कॉम्पोनेंट। तो cos theta will be d by this r square plus this। ये तो हो गया फील्ड, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डी क्यू से। तो उसको मल्टीप्लाई कर दो डी क्यू से। सो डी एफ की जो वैल्यू हो गई वो कुछ आ रही है 2k लैम्डा वन लैम्डा टू, 2k लैम्डा वन लैम्डा टू इंटीग्रल इंटीग्रल क्या करना चाहिए, डी को भी बाहर लिख लेते हैं, डी को भी बाहर लिख लेते हैं, और यहाँ पर इंटीग्रेशन बनेगा डी वाई बाय डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो फिर से वही करना है। अब वाई को जैसे अपन पिछले लेक्चर में करते हुए आए हैं, इस वाई वाई बाई डी स्टैन थीटा, वाई बाई डी स्टैन थीटा, तो वाई इज डी टैन थीटा। वाई को डी टैन थीटा से रिप्लेस करो, डी वाई की वैल्यू लिख लो डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और इसको फिर आप फर्दर इंटीग्रेट कर दो। तो थीटा के टर्म्स में हमारे एलिमेंट्स, यहाँ पर थीटा के टर्म्स में चीजें बन जाएंगी। तो थीटा के टर्म्स में अगर चीजें बन जाएंगी तो एंगल कैसे लेंगे, इनफाइनाइट पे एंगल कैसा बनेगा, ये वाला एंगल ऑलमोस्ट 90, और ये वाला एंगल कैसा बनेगा -90। तो लिमिट क्या लगा लेंगे, -π/2 से +π/2। लिमिट लग जाएगा कुछ -π/2 से +π/2। अभी नहीं लगाते हैं इसको, आप कन्वर्ट जब कर लोगे तो लिमिट्स लगा लोगे -π/2 से +π/2। तो आई थिंक आप इसको कर लेंगे, इसमें कोई खास बात है नहीं इंटीग्रेशन में। मैं इसका एंड रिजल्ट एक बार बता देता हूँ क्या आना चाहिए, और आप इसका कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेंगे एक बार खुद से। ओके। ओके, तो आफ्टर सॉल्विंग इसको जब आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी वो कुछ मिलेगी लैम्डा वन लैम्डा टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स की जो वैल्यू मिलेगी वो कुछ ऐसे मिलेगी लैम्डा वन लैम्डा टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो आप उसको एक बार खुद से ट्राई कर सकते हैं, आप बचा कुछ नहीं है इसमें, इजी सा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। सो दिस इज लैम्डा वन लैम्डा टू बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ये आपका ओवरऑल बोल सकते हैं फील्ड। यहाँ से आप सब्स्टिट्यूट कर लेंगे चीजों को, लिमिट लगा लेंगे। लिमिट हमारा क्या है, -π/2 से +π/2 का लिमिट लगाएंगे।
ठीक है, तो ये ओवरऑल हो चुका है फील्ड के बारे में। फोर्सेस के बारे में भी आज हमने थोड़ा सा बात किया फील्ड के साथ साथ। एक छोटी सी चीज और है, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पे कवर कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद अगले लेक्चर्स में देखेंगे क्या करना है। तो एक चीज है विच इज फील्ड ड्यू टू, तो थोड़ा सा सेल थ्योरम पढ़ लेते हैं, उसके बाद फील्ड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो सेल थ्योरम एक्चुअल में अगर देखें तो होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। जैसे मान लो ये एक पूरा कंप्लीटली चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। तो इस यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर की वजह से यहाँ पर अगर एक मैं पॉइंट ले लूँ, कहीं पे भी पॉइंट लो, हाँ चल जाएगा। तो अगर यहाँ पर एक पॉइंट लो और एक बहुत छोटा सा एलिमेंट लूँ, तो अगर आप सॉलिड एंगल थोड़ा सा पढ़ लेंगे, अगले लेक्चर में मैं सॉलिड एंगल के साथ आऊंगा, तो ये चीजें और बेहतर समझ में आएगी। आप यहाँ पे स्किप मत करो, बहुत छोटी सी चीज है, एज अ रिजल्ट याद रख लो, अगले लेक्चर में शायद आपको थोड़ा समझ में आ जाए और बेहतर से। तो अभी बस इसको आप थोड़ा सा समझ लो, एज अ रिजल्ट याद रख सकते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, अगर मैं ये बहुत छोटा सा, ये मैं बहुत बड़ा बना रहा हूँ, एक्चुअली ये बहुत बड़ा है नहीं। तो इस जगह से अगर मैं दोनों से एलिमेंट्स वगैरह को देखूंगा, तो यहाँ पर जो, इसको अगर मैं एक बहुत छोटा सा पैच मान रहा हूँ, तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड कैसे लिखूंगा, इसकी वजह से मैं फील्ड यहाँ पर लिखूंगा के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इसका डिस्टेंस को मैं कुछ R1 बोल देता हूँ, और इसके डिस्टेंस को मैं कुछ R2 बोल देता हूँ, उस पॉइंट का, उस सरफेस। ये दोनों छोटे छोटे पैचेस हैं, बहुत बड़े पैचेस हैं नहीं। तो के डी क्यू बाय R1 स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा के डी क्यू बाय R2 स्क्वायर। और हमें पता है कि इसकी जो थोड़ी सी स्फेरिकल सरफेस होगी, तो इसका जो एरिया डीए है, जो एरिया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर होगा। और इसका भी जो एरिया है DA2, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R1 स्क्वायर के। कि इसका ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये सॉलिड एंगल से आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। तो अगर ऐसा है तो आप देख सकते हैं कि जो फील्ड बन रहा है, उसमें एक टर्म नीचे R1 स्क्वायर का आ जा रहा है, और ये जो DQ है, इसमें क्या आएगा, सिग्मा इंटू DA1। तो एक तरह से हम ये समझ रहे हैं कि ओवरऑल इसकी वजह से, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से जो ऐसा फील्ड आएगा, इस एलिमेंट की वजह से ऐसा फील्ड आएगा, तो हर एक सिमेट्रिकल पार्ट की वजह से सेम फोर्सेस फील्ड आते हैं। तो इस वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इनसाइड पॉइंट है, सिमेट्रिकल बॉडी पे, इनसाइड चार्जेस पे, पॉइंट पे। हाँ, बात इंपॉर्टेंट है कि सिमेट्रिकल होने चाहिए। सिमेट्रिकल बॉडी पे अगर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, बॉडी सिमेट्रिकल है, तो इनसाइड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कंट्रीब्यूशन, इनसाइड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम बोल सकते हैं जीरो होती है। और मैं बोल सकता हूँ कि और बेहतर अगर याद रखें तो आउटसाइड चार्जेस का, उस पॉइंट के बाहर जो भी चार्जेस हैं सिमेट्रिकल वे में इस तरह से, उनका कंट्रीब्यूशन, कौन सा कंट्रीब्यूशन, नेट कंट्रीब्यूशन, ये हमेशा जीरो होता है। इन सबका नेट कंट्रीब्यूशन हमेशा जीरो होता है, ये सेल थ्योरम का कहना है। तो अगर ये सेल थ्योरम हम अच्छे से समझ गए कि, तो हम अब स्फीयर की वजह से फील्ड लिख सकते हैं, फिर हम सिलेंडर की वजह से फील्ड लिख सकते हैं। तो उसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं, सिलेंडर की वजह से फील्ड लिख सकते हैं, स्फीयर की वजह से फील्ड लिख सकते हैं। तो इस तरह से चीजों को लिख सकते हैं। मैं आज आपको सिलेंडर स्फीयर किसी भी एक का फील्ड बता दूं, या फिर चलो ठीक है, लेंथ बड़ा हो गया है, तो अगले वीडियो पे अपन स्फीयर सिलेंडर के फील्ड लिखेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, एंड फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। फ्लक्स को भी अगले लेक्चर में किसी तरह से इंट्रोड्यूस कर ही देंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक आप बढ़िया से रिवाइज करके रखो, आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। और ठीक है, अगले लेक्चर पे जो भी चीजें हैं उसको कंटिन्यू करते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।